Welcome once again to our channel Stock Drona. Today we will continue with our previous topic stock market terms. आज हम देखेंगे जो भी हमारे टर्म्स बचे हुए रह गए थे पिछली वीडियो में उसके बारे में हम देखेंगे। आज का जो हमारा सबसे पहला टर्म है वो है डिलीवरी। तो डिलीवरी में ये होता है कि जैसे हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया बाय करने का किसी भी शेयर का, और वो बाय करने के बाद में हमने उसकी पेमेंट कर दी, और जो शेयर हमने बाय किया है वो हमारे जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें वो क्रेडिट हो जाए, यानी कि हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर जमा हो जाए, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी। और अगर इसी तरह से हम अगर ट्रेडिंग करते हैं कि जैसे आज हमने खरीदा और एक दो दिन के बाद में शेयर जो ये होता है वो डीमैट अकाउंट में जमा होता है, तो अगर इसी तरह से हम ये ट्रेडिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। और डिलीवरी ट्रेडिंग जो होती है ये होती है T+2 डेज में। T+2 का मतलब क्या होता है? टी का मतलब है, यानी कि जैसे आज हमने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे आज मंडे है मान लीजिए, तो हमने ऑर्डर प्लेस किया जिस दिन वो दिन हो गया हमारा टी, यानी कि ट्रेड डेट। और ये सेटल होगा 2 दिन के बाद में, यानी कि मंडे को हमने ऑर्डर प्लेस किया तो ट्यूसडे छोड़ के वेंसडे को ये हमारे डीमैट अकाउंट है उसमें आ जाएगा, उसमें सेटल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं T+2 डेज सेटलमेंट। फिर जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया तो वो जिस भी प्राइस पे मार्केट में चल रहा होगा उसी प्राइस पे वो बाय हो जाएगा। जैसे हम ये गए, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल जैसे दिया हुआ है कि हम गए, हमने कहा कि हमें एक जूस लेना है। अब उसने बोला कि जूस जो है वो $5 का है, तो हमने ले लिया। अब इसमें हमने कोई भी अपनी कोई कंडीशन नहीं रखी कि हमें इतने ही प्राइस पे लेना है। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर की जिस प्राइस पे भी ऑर्डर चल रहा होगा मार्केट में उसी प्राइस पे हमें वो शेयर बाय हो जाएगा। और वहीं जो लिमिट ऑर्डर होता है इसका जो काउंटर पार्ट है वो लिमिट ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि हम एक लिमिट हम सेट कर देते हैं कि हमें जो जो भी शेयर हमें लेना है वो इसी प्राइस पे लेना है। जैसे कि मान लीजिए कोई शेयर चल रहा है 100 रुपये पे, तो हमने उसमें अगर एक कंडीशन लगा दी कि हमें ये शेयर लेना है जब वो 99 रुपीज़ या उससे कम पे होगा, तो हमने एक लिमिट लगा दी कि 99 मैक्सिमम हो सकता है जब हम इसको बाय करेंगे। तो ये हमारा हो गया लिमिट ऑर्डर। अगर 99 से ऊपर ही रहा प्राइस तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, और अगर 99 या उससे कम हो जाता है तभी ऑर्डर प्लेस होगा और तभी हम उसको बाय करेंगे। फिर ये हमने वॉल्यूम वर्ड काफी बार सुना है इसमें, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न वाले जब हम वीडियोस बना रहे थे उसमें भी हम बात करते थे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितने शेयर्स मार्केट में आज ट्रेड हुए हैं, सेल और बाय हुए हैं, उसका जो टोटल होता है वो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जितने जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन अ डे, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम, सिंपल। लिक्विडिटी बोलते हैं कि इस शेयर में ज़्यादा लिक्विडिटी है, इस शेयर में कम लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि उस शेयर में पहली बात तो वॉल्यूम होनी चाहिए ठीक ठाक, कि अच्छे से उसमें ट्रेडिंग होती हो। कभी भी हम ऑर्डर प्लेस करें बाय का या फिर सेल का, तो हम ऑर्डर जो है वो हम कंप्लीट कर सकें। अगर हमने बाय का ऑर्डर प्लेस किया है तो वो ऑर्डर भी पूरा हो, यानी कि हम शेयर उसमें बाय कर सकें। और अगर हमने सेल का ऑर्डर प्लेस किया है तो ऐसा ना हो कि हम सेल का ऑर्डर प्लेस करें और उसके बाद वो ऑर्डर पड़ा ही रहे और कोई भी सेलर ना हो। तो लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ऐसा शेयर जिसमें हम अपने जो शेयर्स हैं उसको हम कैश में कभी भी किसी भी वक्त कन्वर्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वर्ड है एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने मान लीजिए आज हमने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, वो बढ़ा और बढ़ के हो गया 120 रुपए। फिर धीरे धीरे किसी वजह से मार्केट गिरने लगी, हो गया 105 रुपए, फिर हो गया 90 रुपए, फिर हो गया 85 रुपए। इस तरह से जब हो रहा है तो हमारा क्या होता है कि हमारा प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें एवरेजिंग में ये करना होता है कि जब प्राइस गिर रहा हो, जैसे 100 रुपये हमने खरीदा था, फिर 120 पे भी लिया तो हमारा प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जब 85 या 90 तक आया है तो हम वहां पर और शेयर्स बाय करेंगे, तो उससे जो ये होगा कि हमारा जो एवरेज प्राइस है वो कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एवरेजिंग। फिर ये हम कई बार सुनते हैं कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं या जो न्यू ट्रेडर्स हैं उन्हें ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? ये वो कंपनी होती है जो काफ़ी वेल सेटल्ड होती है मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा टाइम से होती है। इनकी मार्केट कैप जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनमें ग्रोथ के चांसेस वैसे तो नहीं होते कि बहुत ज़्यादा होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन हाँ ये है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ इनमें देखने को मिलती है, और जो इनमें वॉल्यूम है वो भी अच्छी होती है, लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये होती हैं ब्लू चिप कंपनीज, काफ़ी वेल सेटल्ड होती है मार्केट में। और अपने ये भी हो सकता है कि अपने जो इनका सेक्टर है उसमें भी वो लीडर हों। इन्हें हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनीज। पोर्टफोलियो जो वर्ड होता है, पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि जैसे हमने किसी भी कंपनी के शेयर जो हमने बाय करे हुए हैं, हमारे पास जितने भी शेयर्स हैं उनका जो एक कलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो। जैसे हमने मान लीजिए टाटा मोटर्स का खरीदा है, रिलायंस का खरीदा है, और इसी तरह से एच का खरीद लिया, और टीसीएस का खरीद लिया। ये सब शेयर जैसे हमने खरीदे हुए हैं, तो उसका जो ये कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन जो है इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब इस पोर्टफोलियो में शेयर्स भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, और डेट रिलेटेड जो वो हैं असेट्स हैं वो भी हो सकती हैं। ये सबको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो, जो कलेक्शन होगा पूरा। फिर डिविडेंड, डिविडेंड ये होता है कि जैसे जो हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, तो अब वो उस इन्वेस्टमेंट को कंपनी किसी काम में लगाती है, तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा उससे। अब उस प्रॉफिट को का हिस्सा जो है वो हमें मिलेगा ना, क्योंकि हमने जैसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें कुछ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। तो जो प्रॉफिट को जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो जो भी सारे शेयर होल्डर्स हैं उन उस अमाउंट को बोलते हैं डिविडेंड। और जितना प्रॉफिट होता है ये सारा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है, कुछ वो रिटेन करके रखती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या फ्यूचर जो भी काम होते हैं उनके लिए, और थोड़ा सा उसमें से अमाउंट जो होता है वो डिविडेंड की तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्वेस्टर्स को। अब डिविडेंड यील्ड क्या होती है? डिविडेंड यील्ड होती है कि जितना डिविडेंड हमें मिला पूरे साल में, डिवाइडेड बाय जो करंट स्टॉक प्राइस है वो। यानी कि मान लीजिए अगर हमें डिविडेंड मिला एक साल में हमें डिविडेंड मिला है एक शेयर से 100 रुपए, और उस जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए 3000 रुपए, तो यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड होगी वो होगी 3.33%। हम इसमें जो भी फेस वैल्यू होती है स्टॉक की वो नहीं देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो देखते हैं। फिर एक टर्म आता है एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट। ये वो डेट होती है जिस दिन आपके पास में एक स्टॉक होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि अगर कंपनी ने जैसे अनाउंस किया कि हम डिविडेंड देंगे, और इसकी एक्स डिविडेंड डेट जो होगी वो होगी मान लीजिए 16 जून, तो 16 जून जो होगी वो होगी एक्स डिविडेंड डेट। यानी कि इस डेट में आपके पास में शेयर होना चाहिए, और इस डेट में अगर आपने 16 जून, अगर आपके पास 16 जून को एक शेयर है किसी भी कंपनी का, तो आपको उस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा। फिर भले ही आप उसको पहले से होल्ड करते हुए आ रहे हो, या फिर आपने 16 जून को ही खरीदा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में वो शेयर है तो फिर आपको डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड आता है रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट क्या होती है कि जैसे 16 जून हमने एक डेट मान ली थी कि इस डेट पे हमें हमारे पास में ये शेयर होना चाहिए, तो हमें जो वो डिविडेंड है वो मिलेगा। अब रिकॉर्ड डेट क्या होती है कि कि कंपनी अपना रिकॉर्ड देखती है कि अ, इस दिन शेयर किस इन्वेस्टर के पास में था। अब ये रिकॉर्ड डेट बेसिकली होता है T+2, हम ये मान सकते हैं, ये बोल सकते हैं एक तरह से कि जो एक्स डिविडेंड डेट है उससे 2 दिन बाद की जो डेट होती है वो मानी जाती है रिकॉर्ड डेट। क्योंकि जो भी अगर हम शेयर सेल भी करते हैं तो वो भी T+2 में सेटल होता है। उसी तरह से जो कंपनी होती है वो रिकॉर्ड डेट इसी तरह से देखती है कि जो एक्स डिविडेंड डेट है वो +2 डेज उसमें और ऐड कर दिए जाते हैं। यानी कि अगर 16 जून है एक्स डिविडेंड डेट, तो 17 छोड़ के जो 18 जून होगी वो होगी हमारी रिकॉर्ड डेट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है बोनस शेयर।
तो बोनस शेयर ये होता है कि ये जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उनको कंपनी जो होती है वो फ्री में कुछ शेयर्स देती है अपनी रिटेन्ड अर्निंग से, या फिर जो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला होता है, जो शेयर इशू होता है उस पे सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है, उससे जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री में देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। और इसका कुछ प्रोपोर्शन भी हो सकता है, जैसे कि 2:1 या 3:1 या 1:1। तो इस तरह से बोनस शेयर दिया जाता है। नेक्स्ट हमें राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी को जब एडिशनल कैपिटल चाहिए होती है, तो वो सबसे पहले जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो कुछ एडिशनल शेयर्स बाय कर ले एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि अगर मार्केट में अगर वो शेयर्स इशू करेगी कंपनी, अगर मान लीजिए 2000 का, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक राइट दिया जाता है, कोई कंपल्शन नहीं होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन बोल सकते हैं इसको, एक राइट दिया जाता है कि हो सकता है कि कुछ कम प्राइस पे, जैसे कि मान लीजिए 1500 पे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 1500 पे एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप 1500 पे ही ये स्टॉक बाय कर सकते हैं, जबकि मार्केट में वो 2000 का मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं राइट्स इशू। फिर एक नेक्स्ट टर्म आता है स्प्लिट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी का जो फेस वैल्यू है, मार्केट प्राइस तो कुछ भी हो सकता है 2000 3000, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपये 10 रुपये इस तरह से होती है। तो कंपनी क्या करती है कि जैसे 10 रुपये वाला शेयर जो है वो किसी इन्वेस्टर के पास में 100 रुपये, वो 100 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले। तो कंपनी क्या करती है कि इस 10 रुपये को स्प्लिट करके वो 1:1 के रेशियो में स्प्लिट कर देती है, और तो अब यहाँ पर जो आफ्टर स्टॉक स्प्लिट वैल्यू होगी, फेस वैल्यू, वो हो जाएगी 1 रुपये पर शेयर, और जो नंबर ऑफ शेयर जो पहले 100 थे वो हो जाएंगे 1000। तो इसमें किसी भी तरह के जो कैपिटल में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे तो 10 रुपये वाला शेयर था वो 100 थे, तब भी उसका टोटल जो था वो 1000 होता, और अब जो यहाँ पर 1 हो गया है फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर जो इशू हैं वो हो जाएंगे 1000। तो यहाँ पर भी जो उसका टोटल होगा वो होगा इक्विटी कैपिटल 1000। तो इसमें कैपिटल में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, बस जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगला टर्म है बायबैक। तो अभी रिसेंटली जो एक बायबैक हो रहा है विप्रो का। तो बायबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास में कुछ रिटेन अर्निंग पड़ी होती है या एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, तो वो ये सोचती है कि जो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके जो शेयर्स हैं उनको हम जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे ज़्यादा प्राइस पर जो शेयर्स हैं इन्वेस्टर्स के वो हम बाय कर लें। ये भी एक कंपल्शन नहीं है, ये भी एक ऑप्शन होता है इन्वेस्टर्स के पास में कि वो अपना शेयर को बाय बैक करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। तो एक कंपनी ये ऑफर देती है, और इसका भी एक प्रोपोर्शन होता है कि इस प्रोपोर्शन में ही, जैसे आपके पास मान लीजिए 100 शेयर्स है, तो हो सकता है उसमें से कंपनी आपको 20 शेयर का ही बायबैक का ऑप्शन दे। तो इस तरह से बायबैक का ऑप्शन दिया जाता है। लिए भी एक प्रोसीजर होता है, एक फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, इस तरह से बायबैक होता है शेयर्स का। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हमने कैंडल देखी ही थी। तो कैंडल स्टिक्स यही होती हैं कि जो डेली के हमारे जो भी ट्रेडिंग होती है, तो उसमें जो ओपन, लो, हाई, क्लोज ये जो दिखाती है वो उसको हम बोलते हैं कैंडल। जैसे ये एक है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो ये जितने भी ये फिगर्स दिख रहे हैं ये सारे एक एक इंडिविजुअल कैंडल्स हैं। अब इस कैंडल को अगर हम देखें तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई है, इसका हाई ये है, जो ये शेडो दिख रही है ऊपर विक, और जो इसका ये नीचे वाली ये विक है, ये है इसका लो, और ये जो यहाँ पर ये लेवल है ये है इसकी क्लोजिंग। फिर नेक्स्ट टर्म है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे जो स्टॉक मार्केट होती है वो सुबह खुलती है 9:15 बजे और क्लोज होती है 3:30 बजे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि जैसे ही मार्केट खुली 9:15 बजे, तो जो ट्रेडर होता है वो उसी टाइम पर, या जैसे मान लीजिए 9:30 बजे या 10 बजे एक शेयर को बाय करता है, और उसको फिर उसी डे सेम डे में 3:30 बजे से पहले पहले उसको सेल कर देना होता है। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर वो उसको कैरी करेगा अगले दिन के लिए,
तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं माना जाएगा। अगर नेक्स्ट डे में सेल करता है तो उसको बोलते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। और या फिर अगर उसके उससे ज़्यादा अगर वो कैरी करता है तो फिर जो भी हमने डिलीवरी देखा था उसको बोलेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग। अगर सेम डे अगर वो सेल करता है तभी हम उसको बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारा मार्जिन। मार्जिन रिलेट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग से, या FNO जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें जो ट्रेडिंग होती है उससे रिलेटेड होता है मार्जिन। मार्जिन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 5,000 रुपये है, लेकिन आपको जब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलना होता है। अब छोटा सा प्रॉफिट अगर आप 5,000 पे लेंगे तो उस पर आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, वो काफ़ी छोटा अमाउंट ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए 2% का एक टारगेट लेके चलना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो 5,000 का अगर 2% देखेंगे तो सिर्फ 100 रुपये हुआ। यहाँ पर जो ब्रोकर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपको आपके पास जैसे 5,000 रुपये है तो वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 5,000 अगर आपके पास है तो आप 5 टाइम्स यानी कि 25,000 की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो अगर आप 25,000 की ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर अगर 2% प्रॉफिट होता है तो वो अराउंड 500 हुआ पर डे का। तो यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो होगा आपका 5 टाइम्स। और इसी के बदले में आपसे वो जो ब्रोकरेज होती है वो लेता है। उसका फ़ायदा ये है ब्रोकर का कि उसको हायर ब्रोकरेज मिलती है। जब आपकी बाइंग पावर ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा की ट्रेडिंग करेंगे, और जब ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो उससे आप जो आपका ब्रोकर है उसको ज़्यादा ब्रोकरेज मिलेगी। स्क्वायरिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपने बताया कि इंट्राडे में सेम डे में ही आपको ट्रेड से बाहर निकलना होता है। यानी कि अगर आपने बाई किया है तो 3:30 बजे से पहले पहले आपको सेल कर देना है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ। यानी कि अगर आपने बाई की पोजीशन ले रखी है तो 3:30 बजे से पहले पहले आपको उसको सेल कर देना है। और अगर आपने सेल करा है यानी कि शॉर्ट ट्रेडिंग अगर करी है, शॉर्ट पोजीशन ली है, तो आपको 3:30 बजे से पहले पहले आपको बाय करके उस ट्रेड से एग्जिट कर देना है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑफ। स्विंग ट्रेड भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में ये होता है कि हमने सेम डे बाय किया, सेम डे सेल कर दिया। और अगर अगर हमने शॉर्ट पोजीशन ली है तो सेम डे में सेल किया और मार्केट क्लोज होने से पहले हमने बाय कर लिया और मार्केट उससे ट्रेड से एग्जिट हो गया। जो स्विंग ट्रेड होता है उसमें ये होता है कि हमने आज बाय किया, अब हम कुछ दिन का वेट करेंगे, 2 दिन 4 दिन या कुछ हफ्ते, उसके बाद में हम उसको सेल करेंगे अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। जितना भी हम टारगेट लेके चल रहे हैं उसके जब हमें टारगेट अचीव हो जाता है तब हम वहां से एग्जिट कर जाएंगे उस ट्रेड से। इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अपर सर्किट जो होता है मार्केट, जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है वो रेगुलेट करी जाती है सेबी के द्वारा। तो सेबी क्या करती है, सेबी हो गई, ये स्टॉक एक्सचेंज हो गए, वो जो हमारा स्टॉक होता है उसके ऊपर एक अपर सर्किट लगा जाती है। अपर सर्किट का मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक एक दिन में मैक्सिमम कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि मार्केट जो होती है वो ट्रेडर के सेंटिमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती है, इसलिए इसमें एक लिमिट लगा दी जाती है कि इतना ही मार्केट बढ़ सकती है। नहीं तो हो सकता है कि 100% भी कोई शेयर बढ़ सकता है अगर उसमें कुछ जो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अगर सेंटिमेंट उसके स्टॉक के अगर फेवर में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर एक अपर सर्किट लगा दिया जाता है कि मैक्सिमम इतना ही प्राइस बढ़ सकता है एक शेयर का एक दिन में। अब ये कुछ शेयर का 5% होता है, कुछ शेयर का 10%, कुछ शेयर का 20%। जैसे इस स्टॉक में देख रहे हैं आप 20% का यहाँ पर अपर सर्किट लगा हुआ है। लोअर सर्किट सेम उसी तरह से कि किसी शेयर का प्राइस एक दिन में कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। अब यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। ये 100 रुपये था, फिर नेक्स्ट डे 95 आ गया, 5% कम, फिर 95 से 94 के अराउंड, 95 से 90 के अराउंड, फिर से 5% कम, फिर 90 से फिर 85 के अराउंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं लगातार ये लोअर सर्किट आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि डेली 5% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। और यही अगर यहाँ पर लोअर सर्किट ना लगा होता तो हो सकता है एक ही दिन में ये 20%, 25%, 30% इस तरह से गिर जाता है स्टॉक। टारगेट ये होता है कि हमने एक स्टॉक परचेज किया, अब हमने हम ये सोच के चले कि जब ये हमें 10% का प्रॉफिट देगा तब हम इसको सेल कर देंगे, या हमें थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो ये हमें जब
50% का प्रॉफिट देगा तब हम इसको सेल कर देंगे। तो ये जो 50%, 10% ये हम लेके चल रहे हैं, ये होता है हमारा टारगेट। नेक्स्ट हम है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से कि जैसे हमने कोई ट्रेड लिया, अब हम उसको 2% के प्रॉफिट पे हम सोच रहे हैं इसको हम सेल कर देंगे इंट्राडे में। तो कोई ज़रूरी तो ये है नहीं कि जब हमने अगर अप साइड का ट्रेड अगर लिया है तो वो ऊपर ही जाएगा। हो सकता है कि हमारे एनालिसिस कुछ गलत हो जाए और वो स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आने लगे, या किसी हमारा एनालिसिस ठीक भी था लेकिन कोई न्यूज़ आ गई उस स्टॉक से रिलेटेड और जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आने लगा। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो ट्रेडर होता है वो अपना एक स्टॉप लॉस लेके चलता है, कि यानी कि अगर हमारा ट्रेड अगर गलत हो गया और स्टॉक दूसरी डायरेक्शन में अगर मूव होने लगा तो इतना ही लॉस हम लेके निकल जाएंगे मार्केट से। जैसे हम 100 रुपये पे अगर एंटर हुए तो टारगेट हमारा 2% है, तो इसका मतलब हम 102 पे हम टारगेट होगा हमारा और 102 पे हम प्रॉफिट लेके निकलेंगे। लेकिन अगर मार्केट अगेंस्ट हमारे जाने लगी तब हम क्या करेंगे कि 100 रुपये है, अगर 98 पे अगर प्राइस आ गया किसी भी वजह से तो हम एग्जिट कर जाएंगे। नहीं, क्योंकि मार्केट कितना भी ज़्यादा गिर सकता है ये किसी को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 2% का ही जो हमारा लॉस है उसको हम लेके चलेंगे और इसी तरह से हम लॉस और प्रॉफिट को मेंटेन करेंगे, तभी हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फिर हम जो सुनते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल पुट, तो वो क्या चीज़ होती है? वो होती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये होता है, वो कोई एक असेट नहीं होती है, वो होती है एक कॉन्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू डिपेंड होती है अलग अलग असेट्स के ऊपर। जैसे असेट हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज हो गई, या गोल्ड सिल्वर, या करेंसी हो गई, या इंटरेस्ट रेट, या मार्केट इंडाइसेस। जैसे मार्केट इंडाइसेस का मतलब निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, ये सब। तो इनके ऊपर जो डेरिवेटिव होती है, डेरिवेटिव होता है, उसकी वैल्यू डिपेंड होती है इनके ऊपर, प्लस जो टाइम होता है उसके ऊपर, कि टाइम के साथ साथ जो प्रीमियम वगैरह होता है वो सब वो डिक्लाइन होने लगता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे किसी और वीडियो में कि डेरिवेटिव्स क्या है, डिटेल में हम उसको समझेंगे। डेरिवेटिव्स के फॉर्म क्या क्या होते हैं, जैसे फ्यूचर हो गया, ऑप्शंस हो गए, कॉल पुट, ये सब हम किसी और वीडियो में समझेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि मार्केट में कॉमनली यूज होते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आपको इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। और कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।